ओके, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BSOG 173 अर्थ व्यवस्था और समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके हम गैस पेपर के अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंट सेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवाद के चीन और रूस में सफल होने के बावजूद भारत में इतना विरोध क्यों, यानी कि इसका विरोध क्यों होता है। यानी कि पहली बात तो यह कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई मार्क्सवाद है ना, वो चीन और रूस में सफल है यानी कि सक्सेसफुल है, लेकिन भारत इसका विरोध क्यों करता है। फिर भी सक्सेसफुल है फिर भी इसका विरोध क्यों कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो मार्क्सवाद जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक ऐसा विचारधारा है जो समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। क्या करता है? समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। अगर मैं तर्क संगत के अनुसार बताऊं तो मार्क्सवाद के रूप में हमारी जो ये विचारधारा है या फिर इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये समाज को बांटने का काम करता है, इसीलिए इसका विरोध भारत में किया जाता है। पहला तो कारण यही समझ लो भाई। ठीक है, अब उसके बाद में अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जब चीन और आपका बोल सकते हो रूस, ये दो ऐसे देश है जो पूर्ण रूप से वामपंथी और ग्रामीण असमानताओं के व्यवस्था के रूप में काम करते हैं। कि भाई इनका मानना है ना कि जो वर्ग है वो दो वर्ष व्यवस्थाओं पर डिपेंड रहेगा, लेकिन हमारा भारत है भाई सभी को लेके चलता है। ये नहीं कि हाँ गरीब लोग हैं तो उसे छोड़ दिया जाए वगैरह वगैरह। हमारे संविधान के अनुसार वो, हालांकि अलग बात है कि ऐसे हमारे समाज में लोगों की सोच है, लेकिन वो अलग बात है, कानूनी रूप में सबको बराबर है। तो आसपास के सभी समक्ष व्यवस्थाओं के रूप में, आर्थिक व्यवस्था के रूप में तथा अन्य व्यवस्था के रूप में कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है ना वो समाज को दो भागों में बांटने का काम करता है। इसीलिए जो है भारत में इसका सबसे ज्यादा विरोध करने को देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं शहरी दफ्तर, फैक्ट्री, बैंक, रेलवे इत्यादि इन सब की सुविधा जो है एक आपके बोल सकते हो कि विकसित समाज उठाता है। लेकिन उसी तरफ दूसरे समाज की बात करी जाए तो उस समाज में जो है गरीबी होने के कारण, जैसे इस तरीके के शहरी दफ्तर हो गए, रेलवे, बैंक या फिर फैक्ट्री की सुविधा नहीं होती। तो इस अवस्था के कारण क्या है, समाज दो भागों में बट जाता है। ठीक है, लेकिन चीन और रूस जो है मार्क्सवाद के इस धारणा का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत जो हमारा है सभी को एकत्र करना और सभी जाति व्यवस्था के रूप में सभी लोगों के अनुसार जो है सबको बराबर देखने को चलता है। इसीलिए जो है मार्क्सवादी विचारधारा को भारत जो है उसका विरोध करते हुए नजर आता है। और वफादारी की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो थी वो समाज को दो ऐसे भागों में बांटने का काम कर रही थी। एक तरफ आपका ब्रिजुआ समाज था, दूसरी तरफ आपका विकसित समाज था। ब्रिजुआ समाज वह समाज था जो पूर्ण रूप से मजदूरी करता था या फिर श्रम करता था, किसानी था या फिर जैसे तैसे अपना पालन पोषण किया करता था। और दूसरी तरफ विकसित समाज था जो ब्रिजुआ समाज के ऊपर शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो इसीलिए जो है भारत मार्क्सवाद की विचारधारा को विरोध करता हुआ नजर आता है हमेशा। क्लियर है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अब भाई बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है समाजवाद क्या है, अपने शब्दों में बताइए। भाई समाजवाद बहुत बढ़िया, बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समाजवाद यानी कि समाज में रह रहे लोगों की सोच व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके मतलब सारी व्यवस्थाओं का स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम समाज के दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी फैसले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो कि आप लोगों को पता है कि पहले भाई जाति पात लेके चला जाता था, तो भाई सभी समाज के लोग जाति पात को लेके चलते थे। मान लो कि कोई दूसरे वर्ग की लड़की जो थी दूसरे वर्ग में शादी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक समाज की दर्शन था।
तो इसी सोच व्यवस्था को लेके चलने वाले लोग ही समाजवाद की श्रेणी में आते हैं। यानी कि समाज की प्रत्येक बोल सकते हैं कि कार्य तथा प्रत्येक नियम जो एक समाज को निर्धारित करते हैं और समाज के लोगों के द्वारा ही बनाया गया हो, और उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समाजवाद बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक, हाँ जी, हाँ, तो अब उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रोफेसर ने कहा, अच्छा ठीक के रूप में देखा जाए जो समाज है वो एक ऐसा क्लास के रूप में जाना जाता है जो एक कॉलम ग्रेड के रूप में जाना जाता है। कॉलम ग्रेड का मतलब होता है कि समाज के प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक मिडल से जुड़े होते हैं, एक बोल सकते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, अलग अलग स्थितियों का स्वरूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बोल सकते हो कि ये कुछ मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, तो इस एग्जाम्पल को हम स्किप करेंगे, ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसमें बता दूं मैं सिंपल लैंग्वेज में कि देखो समाजवाद का मतलब ही होता है जो अमीर गरीब नालियों का सुधार करना, ठीक है, सड़कों का निर्माण करना, ठीक है, समाज के व्यवस्थाओं का बेहतर करना, या फिर समाज के विकास के लिए कार्य करना, और समाज के लोगों के हित के लिए सोचना, और समाज में चल रहे बुराइयों का खत्म करना, समाज में गरीबी को मिटाना, और आपके बोल सकते हैं कि सारे सुविधा का उपलब्ध करवाना, कानून के अनुसार समाज को चलाना, इसी को हम समाजवाद बोलते हैं। जिसके अंतर्गत ये प्रक्रिया हमारे समाज को एक बेहतर व्यवस्थाओं का स्वरूप प्रदान करता है, और इसी से हम अपने जीवन का बेहतर तरीके से निर्वहन करने में सक्षम बन पाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, और समाजवाद के कारण जो है हम अपने ही समाज के विकास के लिए या फिर अपने समाज के विकास और हित के लिए सोचते हैं, जिसके कारण जो है उसका विकास पूर्ण रूप से वो विकसित भी बन पाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान भी बना पाता है। क्लियर है? अब तो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाजी पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में कौन बेहतर है? अपने उत्तर के पक्ष तक दीजिए। यानी कि ये बोल रहा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है और साम्यवादी व्यवस्था, सॉरी समाजवादी व्यवस्था है, इन दोनों में कौन बेहतर है? तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को दोनों को लेके चलना है, ये नहीं कि एक को बेहतर बनाना है एक को कुछ नहीं। देखो भाई, आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूती के रूप में देखा जाए तो पूंजीवादी बेहतर है, और समाजवादी व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो लोगों की सोच व्यवस्था और समाज के अनुसार चला जाए तो आपका समाजवादी व्यवस्था बेहतर है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना एक बोल सकते हो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों पहलुओं का पक्ष देना बोल सकते हो कि कदापि एक सटीकता पूर्वक निकाल पाना वो काफी कठिन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे हमारे बोल सकते हो लिखने योग्य और हमारे व्यवस्थाओं का स्वरूप और पूंजीवादी व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, जिसके कारण हम ये देख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था नीति व्यवस्था को चलाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था जो है विकास के महत्वपूर्ण शक्तियों का स्वरूप है, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप है। ठीक है, विज्ञान की कमी को पूरा करने का कारण बन पाता है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे शिक्षा में बढ़ावा देना और शिक्षा को मजबूत करना इसका एकमात्र लक्ष्य है। सत्ताधूर व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो समाज जो है, हम समाज की धारणा और समाज की भावनाओं को लेकर चलने वाला जो स्थिति है वो आपका समाजवादी देखने को मिलता है, जो कि ये समाज में रह रहे प्रत्येक लोग और सभी के धर्म अधर्म और सभी के संस्कृतियों का सम्मान करते हुए कार्य करता है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था भी बेहतर है। तो उसके साथ साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों
व्यवस्थाओं का यानी कि पूंजीवादी और बोल सकते हो समाजवादी दोनों का है, दोनों में बेहतर, दोनों ही अपने अपने जगहों पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेता और समाज को चलाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि दोनों का जो पहलू है अपने अपने स्थान पर काफी महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय स्तर को चलाने के लिए और लोगों की भावनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए आपका समाजवादी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन दोनों में महत्वपूर्ण की स्थिति देखी जाए तो दोनों ही अपने जगह पे महत्वपूर्ण या फिर बेहतर है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, हालांकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की बात की जाए तो विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाती है, लेकिन ये अब बुक के आंकड़े के अनुसार है। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था तो वो आपके छठे सातवें स्थान पे आ चुकी है। हालांकि हर वर्षों के रूप में भारत में गरीबी बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन मुद्रा में वृद्धि और बोल सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो सबसे बड़ी तेजी है वो नीचे गिरते हुए भी आती है और उठते हुए भी आती है। इतिहास के रूप में देखा जाए तो ऐतिहासिक स्वरूप में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है अन्य सभी देशों से काफी मजबूत देखने को मिला। औपनिवेशिक युग की बात की जाए जिसमें आपका 1773 से लेकर 1947 तक जो ये युग रहा है, इनमें अलग अलग जो बोल सकते हैं कृषि व्यवस्था या फिर बोल सकते हैं अलग अलग जो साम्राज्य था हमारे ऊपर लूटना शोषण करना और हमारा बोल सकते हो दोहन करना, इनका एकमात्र लक्ष्य रहा। ठीक है, 1952 में आपका 3.8% जो है इसकी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्रणाली के अनुसार जो धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। 1991 के दौरान में जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से ये देखने को मिला कि सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सुधार किए गए। सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार करने के साथ-साथ जो है हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती लाने के लिए अलग-अलग कदम उठाए गए। तो हमारा पहला कदम था कृषि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। यानी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका उस पर पूरा व्यक्ति टिका हुआ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टिकाव था वो कृषि के रूप में ही था, जिसके अंतर्गत प्राथमिकता और द्वितीय कृषि के माध्यम से वो अपना गुजारा किया करता था। ठीक है, मिलीनियर व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो 2010 से लेके 2011 में आपका 241 मिलियन टन का जो है रिकॉर्ड यहाँ पे खाद्य व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाया गया था। 241 मिलियन टन। ठीक है, तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि हमारे भारत में हमारे कृषि व्यवस्था की प्राधान्यता महत्वपूर्ण समझी जाती है जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कारण बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है उद्योग। उद्योग की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक धीरे धीरे अब अपने आप को सक्षम करना और बेहतर करने का महत्वपूर्ण कारण बन चुका है, और इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों का स्वरूप तथा अलग-अलग व्यवस्थाओं का आत्मनिर्भरता का स्थिति और अपने-अपने क्षेत्रों की विकास के महत्वपूर्ण योगदान देना ही इस मात्र अर्थव्यवस्था का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में आज देखा जाए तो भारत सरकार भी जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग-अलग रणनीति तथा अलग-अलग फैसले ले जा रहा है। 1991 से 1992 में 22% जो है यहाँ पर जीडीपी बढ़कर आपका 26% के अंतर्गत हो चुका था। आज के सेवा प्रधानता के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर आपका एक और पॉइंट आ जाता है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र यानी कि बाहरी क्षेत्र जो देखा जाए 1991 में भारत सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने का स्वरूप अपनाया गया, जो कि विदेशी रणनीति और विदेशी व्यापार को बढ़ावा कर देने के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था तथा जीडीपी में ग्रोथ होने का एकमात्र कारण बन पाया है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखा जाए विदेशी व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है अनाज व्यवस्था का निर्माण करना तथा उसे उगाना, एक ये एक कार्य जो है हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज और संस्कृति के बीच अंतर क्या है? ठीक है, समाज, देखो समाज जो है और संस्कृति एक दूसरे पे काफी हद तक सीमे, मतलब एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू है। अगर हम संस्कृति की बात की जाए तो समाज में होता है, और समाज की बात की जाए तो वही संस्कृति पर निर्भर है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो देखा जाए, समाज में रह रहे लोगों के द्वारा ही अपनी संस्कृति, अपने कल्चर्स को फॉलो किए जाते हैं। इस स्थिति के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो समाज में अलग अलग, बोल सकते हो समाज शास्त्र, अलग अलग संस्कृति व्यवस्था के लोग रहते हैं, तथा उन लोगों के द्वारा अपनी अपनी संस्कृतियों को अपने तरीके से फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। अगर इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि समाज और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर भी है, तो वो गलत नहीं होगा। रॉफल लिंड्स के द्वारा जो बोला जाए तो संस्कृति और समाज के बीच अंतर किया गया इनके द्वारा है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संगठित है जो संस्कृति को लेके चलते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार बात की जाए तो संस्कृति शब्द का प्रयोग और उत्पत्ति जो है संकुचित अर्थों के रूप में देखा जाता है। संकुचित अर्थों के रूप में, यानी कि इसको बेहतर तरीके से सब समझ जाए इस तरीके का नहीं है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में बखूबी नॉलेज नहीं होता। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं, तो समाज में रह रहे लोग हैं ना, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति वेशभूषा के लोग रहते हैं, जो अपने अपने संस्कृतियों को लेके आगे बढ़ते हैं, और तथा वह नहीं चाहते कि उनकी संस्कृतियों का विलोपन हो या फिर वो समाप्त हो। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में है भाई, समाज के लोगों के द्वारा है अपने संस्कृतियों को बढ़ावा देना और तथा उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिला कि समाज जो है अलग अलग संस्कृतियों का कदर भी करता है, तथा उसका बोल सकते हो विरोध भी करता है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को भी पता है कि भाई हमारे राम मंदिर की बात बन रही थी, तो भाई हमारे दूसरे कल्चर के जो बोल सकते हो विपक्षी व्यवस्था थे, तो वो कैसे विरोध कर रहे थे, या फिर हमारा उनका कुछ बनता है तो हम कैसे विरोध करते हैं। ठीक है, तो भाई अलग अलग संस्कृतियों के लोग है ना, अपने धर्म को आगे बढ़ना और अपने धर्म को ही बढ़ावा देना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है, जिसके कारण आज हमारे समाज में इस पर धर्म और संस्कृति और समाज के रूप में लोगों के बीच काफी मतभेद या फिर लड़ाइयों और झगड़ों का स्थिति उत्पन्न हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के अंतर करते हुए विवेचना कीजिए। देखो सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में प्राय लोगों के द्वारा लाया जा सकता है। सभ्यता साधन है जिसके कारण संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सभ्यता वह कारण है जो संस्कृति को आगे बढ़ाने और जिंदा रखने का कारण बन पाता है। मैकियावर का रूप में देखा जाए तो इनके द्वारा इन्होंने बताया कि कुछ पॉइंट्स भी दिए गए। सभ्यता की माप संभव है लेकिन संस्कृति नहीं। यानी कि एक सभ्यता है, अब मान लो कि हमारी हिंदी सभ्यता है, आगे बोल सकते हो कि हमारे हिंदू सभ्यता हो गई, आपका बोल सकते हो कि राइट ये सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता ठीक। अब सिंधु सभ्यता क्या है भाई, उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई वो इतने लोग इतने क्षेत्र तक सीमित था, उसमें ये पाए जाते थे। क्या संस्कृति को हम सीमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। मान लो कि आपकी संस्कृति है तो आप अपने अनुसार उस चीज को लेके चलोगे, मैं अपने अनुसार लेके चलूंगा, और आपके घर में अपने अनुसार लेके चलेंगे। मेरे को तो छोड़ दो, आपके घर में ही आपके भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, तो भाई आप ही एक ही परिवार के हो ना, तो फिर आप अपने अनुसार अपनी संस्कृति को लेके चलोगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो सभ्यता होती है वो निश्चित एक पर्टिकुलर सीमा होती है कि भाई उस मतलब सभ्यता में इतने लोग रहा करते थे, इस तरीके के कार्य किया करते थे। जैसे आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, तो ये एक सभ्यता क्या है, आपका बोल सकते हो मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया। तो इन सभ्यताओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि भाई अलग अलग सभ्यता जो है ना, हमारे स्वरूप में उनके मेजरमेंट करने के लिए, उनके कंट्रोल करने के लिए उसका एक सिचुएशन है या फिर एक माप है। लेकिन जो संस्कृति है वो उसका फैलाव को नाप नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है इसमें, सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है लेकिन संस्कृति नहीं। भाई अब मान लो कि सभ्यता है,
भाई मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है वो आज भी देखा जाता है हमारे जीवन में आगे बढ़ रही है। ठीक है। अब मान लो कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पुरखे क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें अपने बेटियों के घर पे पानी तक नहीं पीना चाहिए। आज भी वो सभ्यता आगे बढ़ रही है, लेकिन यह एक संस्कृति भी है। ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूं तो पहले क्या होता था भाई, हम अगर मैं बात करूं तो हमारी स्त्रियां जो होती हैं वो ज्यादातर साड़ी वगैरह पहन के मतलब बैंगल्स लगा के बिंदी करके उसके बाद अपना मतलब जैसे जूड़ा बना के वगैरह वगैरह मार्केट में चला करती थी। क्या हम अपनी संस्कृति को आज फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। भाई आजकल देख पहन लिया लेडीज लाइडेड की, जींस पहन लिया, कुर्ता पहन लिया वगैरह वगैरह। तो भाई हमारी संस्कृति का जो विलोपन हो रहा है यानी कि समाप्त हो रहा है। तो भाई सभ्यता जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन आपका बोल सकते हो कि संस्कृति दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है। यानी कि सभ्यता जो होती है ना, वो अपना किसी भी मतलब प्रयास यानी कि प्रयास नहीं करना पड़ता कि सभ्यता कैसे बढ़े, लेकिन संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। संस्कृति दिन प्रतिदिन बोल सकते हो कि समाप्त हो रही है, लेकिन सभ्यता जो है वो एक बार लिख चुका है या फिर हो चुका। उस अब देखो, अब सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता क्या आपको दिख रहा है कि वो समाप्त हो सकता है? लिखित रूप में हमारे पास है, आपको कैसे पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता विकसित सभ्यता थी? यानी कि वो सभ्यता अब कभी समाप्त नहीं हो सकती, उसका पूरा शिलालेख वगैरह सब चीज मिला है। ठीक है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता होती है ना, बिना प्रयास के आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला, सभ्यता बाध्य है जबकि संस्कृति आंतरिक है। यानी कि सभ्यता जो होता है ना, वो बंधन के रूप में है, लेकिन संस्कृति है वो मुक्त है। यानी कि अभी जैसे लाइट की हम बोल सकते हैं कि बिजली हो गया, पंखा हो गया, टेलीफोन हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, इत्यादि क्या है, ये भाई हमारी सभ्यता नहीं थी ना। हमारी सभ्यता क्या थी? बैलगाड़ी हो गया। हम पहले खेतों का जुताई कैसे करते? बैलगाड़ियों से किया करते थे, बैलों के द्वारा किया जाते थे, हल के द्वारा किया जाता था, आहट के द्वारा हम कुएं से पानी निकाला करते थे। तो भाई वो हमारी सभ्यता क्या है, वो खत्म हो चुकी है। यानी कि वो बाध्य, हम उसे बचा सकते हैं तभी जब उसको हम रोक सके या फिर कंट्रोल कर सकते, अन्यथा वो दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है। लेकिन संस्कृति क्या है, हम दूसरे से भी हमारा संस्कृति दिन प्रतिदिन फैलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारा अगला को इसका पॉइंट है भाई, देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट करेंगे इसमें। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। यानी कि सभ्यता जो एक साधन के रूप में है, एक बोल सकते हो कि सभ्यता एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति का कोई एक बोल सकते हो कर्म, धर्म या फिर कला या संस्कृति, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सभ्यता जो है एक हमारा बोल सकते हो कि अस्तित्व है, हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन संस्कृति धर्म के रूप में भी हो सकती है, कला के रूप में भी हो सकती है, साहित्य के रूप में भी हो सकती है। ठीक है। तो संस्कृति जो है हमारा एक बोल सकते हैं कि स्थिति है, जो हमारे कर्म काल या फिर गीत संगीत के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। तो संस्कृति का ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिवेश में भाषा, समाज, संस्कृति और शिक्षा का अंत संबंध को उल्लेख कीजिए। यानी कि देखो, भारतीय परिवेश यानी कि भारतीय समाज जो है ना, उसमें भाषा, समाज, संस्कृति और शिक्षा का एक दूसरे का स्वरूप देखने को मिलता है। 60 साल बाद की बात की जाए तो भारतीय जनता के साथ साथ हमारा जो अस्तित्व है आज भी बरकरार देखने को मिलता है। जब भारत हमारा आजाद हुआ तो हमारी भाषा, हमारी समाज और हमारे संस्कृति, हमारे शिक्षा को लेकर आजाद हुआ था। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि इस स्थिति में जो हमारी सोच व्यवस्था थी, भारत के लोगों के द्वारा जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा गया, संगठित व्यवस्था किया गया, राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास अब किया जा रहा है। इस स्थिति में हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। तथा अगर मैं इस बात पे बोलूं कि हमारे भारतीय परिवेश में हमारी संस्कृतियों के साथ साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को भी आगे बढ़ाने का जिक्र किया जाता है, जो कि
हमारे इन संस्कृतियों और व्यवहारों का एकमात्र लक्ष्य देखने को मिलता है। भारतीय आधुनिक जगत के रूप में देखा जाए और समस्या के रूप में देखा जाए तो हमारी संस्कृति जो है अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। तथा अगर मैं पीढ़ी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करूं तो भारतीय समाज में भाषा समाज और संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम व्यवस्था भी उठाए जाते हैं। तो ठीक है, तो हम पहले एक एक करके इन सब का पॉइंट देख लेते हैं। भाषा भाषा मनुष्य के बोलने और इंद्रियों के माध्यम से अपने भाव को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका प्रयोग करके हम ध्वनि उत्पन्न करते हुए अपने भाषा के माध्यम से हम अपने तर्क वितर्क एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद संस्कृति संस्कृति जटिलता और कला क्षेत्र और नैतिकता का स्वरूप है, जो कि एक मनुष्य और व्यवस्थाओं के रूप में समाज की संस्कृति और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण बनता है। ठीक है, शिक्षा शिक्षा समाज के व्यक्तित्व और समाज के लोगों का लिए महत्वपूर्ण है, उनके विकास और उनके व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। इस व्यवस्था के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है अलग अलग व्यवस्थाओं के स्वरूप के साथ साथ हमारी स्थितियों का भी महत्वपूर्ण कारण बन पाया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा भाषा भाषा और समाज भाषा और समाज की बात की जाए तो भाषा विज्ञान के रूप में जो दिन प्रतिदिन फैलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उस अवस्था के रूप में देखा जाए तो इन भाषाओं के आवश्यक से भाषाओं के उपयोग से हम इनके बातों को इनके तर्क वितर्क व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, और इन समुदायों के साथ साथ अपना जीवन का निर्वहन करने में सक्षम बन सकते हैं। समाज में अलग अलग संस्कृति अलग अलग बोल सकते हो कि ये स्थितियों में अपने समाज की संस्कृति और नियमों के अनुसार जो है व्यक्ति अधिक से अधिक समय जो है अपने समाज में गुजारने का कार्य करता है। नवीनतम के रूप में देखा जाए नवीनतम यानी कि एक नए रूप में देखा जाए तो सभी मनुष्य जो है अपने नवीन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जिसके अंतर्गत समाज में रह रहे लोग हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर एक व्यवहार देखने को मिलता है या फिर विषय देखने को मिलता है, जो कि हमें मजबूती या फिर हमारी स्थितियों को मजबूत करने में काफी हेल्पफुल रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। समाज और संस्कृति के बीच ये तो हो गया ना क्वेश्चन आई थिंक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्थिर विनिमय विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। नियम विनिमय दर बुनियादी और मुद्रा दर विनिमय दर स्थिति को रेट को दर्शाने का जो प्रयास करता है। ठीक है, इसमें क्या हो पाता है कि समानता उतार चढ़ाव और बोल सकते हो उच्चतम बिंदु और बोल सकते हो कि टॉप लेवल व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, सीमा निम्नतम बिंदु और बोल सकते हो कि निम्न व्यवस्थाओं के रूप में जैसे बात की जाए स्थिर विनिमय। तो पहली बात बोला जाए स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर यानी कि शांत। विनिमय का मतलब होता है कि जब हमारे समाज में हमारे अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में बात की जाए तो हमारे समाज में कोई भी वस्तु का जो उसकी रेट है उसका टॉप जाना फिर गिरना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके क्वालिटी में भी काफी इम्प्रूवमेंट होना और गिरना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, इसी व्यवस्था को हम स्थिर विनिमय दर के रूप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत अगर अलग अलग देशों की बात की जाए तो अलग अलग देशों का अपना अपना विनिमय देखा जाता है। ब्रिटेन की बात की जाए और उत्तरी अमेरिका की बात की जाए। ठीक है, और इसके बोल सकते हैं कि अलग अलग देशों के संगठन की बात की जाए तो अमेरिका के सरकारों के द्वारा दायित्व माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय या फिर बोल सकते हो कि ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। आप लोग देखते होंगे जैसे उदाहरण के तौर पे अभी टमाटर का रेट कैसे हाई हो गया था।
ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हुआ भाई, लोग घबरा जाते हैं कि इतना टमाटर अगर ऐसे हो गया तो भाई और वस्तुओं का रेट हाई हो जाएगा, महंगाई आ चुकी है। ठीक है, तो अचानक से कोई भी व्यवस्थाओं का स्वरूप है ना, उसे शो ऑफ नहीं करना होना चाहिए कि हाँ वो इसका इतना रेट हो गया, उसका इतना रेट हो गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ये बताया जाता है कि जब लोगों के पास धन ही नहीं होगा तो हम महंगाई को करके क्या फायदा। यानी कि लोग उसे खरीदने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे तो महंगे करके क्या फायदा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के साथ देखा जाए तो दुनिया भर में पूंजीवादी व्यवस्थाओं का देश महत्वपूर्ण जाना जाता है, जो कि स्थिर विनिमय और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्थिर विनिमय का मतलब ही होता है कि बराबर तरीके से बैलेंस करते हुए विकास को आगे बढ़ावा देना या फिर कार्य करना ही एकमात्र लक्ष्य बनता है। क्लियर है? तो अब देख सकते हैं कि राज्य दर विनिमय जो कि राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के रूप में मुद्राओं को नियंत्रित करना, उतार चढ़ाव करना और द्वितीय व्यवस्था के रूप में जो है, ये जो है हमारे बोल सकते हैं अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखने को मिलता है कि विनिमय किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो राज्य दर विनिमय के रूप में जो देखा जाए, राज्य के प्रत्येक हर एक वस्तु व्यवस्थाओं के रूप में जिस पर राज्य का अधिकार है, तो वो अपना चार्ज इस तरीके से लगाता है जिसके अंतर्गत सभी प्रत्येक व्यक्ति या फिर मनुष्य जो है उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बोल सकते हैं विनिमय दर दर की नीति। विनिमय दर की नीति की बात की जाए, ठीक है, तो अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है विनिमय दर की नीति। विनिमय दर की नीति जो व्यवस्थाओं के रूप में निर्धारित किया जाता है, इसके आधार से मापदंड तथा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना और आसपास की स्थितियों में महत्वपूर्ण छोटे मोटे सीमाओं को सीमित करना ही एकमात्र बोल सकते हो इसका नीति है। ठीक है, और विनिमय जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और इसके जीडीपी को ग्रोथ करना एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे एक नियम के अनुसार पता चले 1949 से लेकर 1952 तक का जो है ये योजना था, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में मजबूती लाना तथा अर्थव्यवस्था के साथ साथ मुद्रा कोष की बढ़ोतरी करना और जीडीपी में ग्रोथ करना ही विनिमय का एकमात्र लक्ष्य बना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि अब कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन का पूरा कोड का जो है सैंपल पेपर भी कंप्लीट होता है, और आपका जो है इन्हीं सैंपल पेपर को आप अच्छे से कर लीजिएगा और आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लासेस के लिए आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके।